नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात करेंगे बैंकों की। और बैंकों की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बैंकों की बात की है मॉर्गन स्टैनली ने। मॉर्गन स्टैनली दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टरों में से एक है और उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने भारतीय बैंकों पर अपनी राय एक बार फिर बदल ली है का मतलब ये नहीं कि ख़राब से अच्छी कर ली है, लेकिन उनका कहना है कि भारतीय बैंकों में एक री रेटिंग का नया फेज़ शुरू होने जा रहा है। री रेटिंग पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। री रेटिंग का अर्थ होता है कि जो ब्रोकरेज है या जो भी एनालिस्ट है वो एक भाव किसी शेयर का देख रहा होता है, उस भाव के हिसाब से चीज़ें चल रही होती हैं। अचानक परिस्थितियों में कुछ ऐसा बदलाव होता है या उस कारोबार में ऐसा कुछ बदलाव होता है कि अचानक उसको लगने लगता है एनालिस्ट को कि ये भाव जो हम अभी तक देख रहे थे कि ये भाव इसका सही भाव होना चाहिए नहीं है, अब इससे नीचे या इससे ऊपर कोई दूसरा भाव होगा। इसको कहा जाता है री रेटिंग। और यहाँ री रेटिंग का अर्थ है कि भाव बेहतर होने जा रहे हैं और वो उन्होंने भारतीय बैंकों के बारे में कहा। और उसकी वजह क्या बताइए? उनका कहना है कि जो कुल मिला के भारतीय कारोबार में, बिजनेस में स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स दिखाई पड़ रही हैं, मैक्रो कंसर्न यानी जो अर्थव्यवस्था को लेकर तरह तरह की परेशानियां, चुनौतियां थीं वो कम होती दिखाई पड़ रही हैं, और साथ में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, सुधर रहा है लगातार। यानी कंपनियों में उनकी जितनी क्षमता है, जितना उनकी फैक्ट्री लगी हुई है, जितना सामान वो बना सकती हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अब यूटिलाइज हो रहा है। ये बात पहले भी हो चुकी है। जब कभी कोई फैक्ट्री अपनी क्षमता के 80% से ऊपर पे चलने लगती है, अगर वो 70-75% पे चल रही है तो माना जाता है कि ठीक चल रही है, बुरा नहीं है। लेकिन अगर 80 से ऊपर चलने लगती है तो फिर मैनेजमेंट में एक चिंता पैदा होती है कि अगर मांग बढ़ के यहाँ पहुँच गई है, 80 से 85 हो गई है, 90 पहुँच रही है, तो इसके बाद किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि मांग इतनी हो जाए कि हम पूरी नहीं कर पाएंगे। तब कंपनी, और ये मांग क्योंकि बढ़ती हैं धीरे धीरे, तो कंपनी फिर तैयारी करती है कि अब हमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या तो यहाँ नई मशीनें लगानी चाहिए या ऐसी मशीन खरीदनी चाहिए जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा हो, या नई फैक्ट्री लगानी चाहिए। इसको फिर कहते हैं केपेक्स का नया साइकिल, केपेक्स अप साइकिल। केपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी मशीनरी, कल पुर्जों पे, उन चीज़ों पे जो कंपनी में जिससे नई संपत्ति खड़ी हो, नई कैपेसिटी खड़ी हो, उसमें खर्चा जो किया जाता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर या केपेक्स कहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी तभी होती है जब कंपनियों को भविष्य अच्छा दिख रहा होता है कि आगे जाके मांग बढ़ने वाली है, उसे पूरा करने के लिए हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए कंपनियों को पैसा चाहिए होता है, और इस पैसे के लिए वो उनके पास कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका होता है बैंकों के पास जाना, उन बैंकों के पास जिसके साथ वो कारोबार कर रहे हों। और इसलिए जैसे ही केपेक्स साइकिल में सुधार की बात होती है, कंपनियां केपेक्स बढ़ाएंगी ये बात होती है, तो बैंकों में उम्मीद जगती है कि अब उनका कर्जा उठेगा, उनकी तरफ कर्जा लेने के लिए फिर लाइन लगेगी कॉरपोरेट्स की, और उनका कर्ज का कारोबार चमकेगा। और इसीलिए मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि हम अब अनुमान बढ़ा रहे हैं और हम प्राइस टारगेट बढ़ा रहे हैं। लगभग सभी बैंकों का प्राइस टारगेट उन्होंने बढ़ाया है, जितने बैंकों को वो कवर करते हैं। लेकिन 4 बैंक उन्होंने कहा है हम इनको प्रेफर करते हैं। 4 नाम हैं सामने: आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, 2 प्राइवेट बैंक हैं क्लियर कट, और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 4 बड़े बैंक मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से ये अब भविष्य में बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। और इस हिसाब से, और उनका कहना है कि अब आपको तैयार होना चाहिए, यानी बाज़ार को तैयार होना चाहिए, इन्वेस्टर को तैयार होना चाहिए एक री रेटिंग के नए साइकिल के लिए। और उसमें ये 4 बैंक उनके हिसाब से सबसे अच्छी तरह से पोजीशन्ड हैं, और इसलिए वो उनको पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो चारों बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई, एक्सिस, स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो आगे सुधार आने वाला है इकोनॉमी में, जो इंडस्ट्री में सेंटिमेंट सुधरेगा या जो भी माहौल बदल रहा है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की स्थिति में उसके लिए पूरी तरह तैयार और इक्विप्ड ये 4 बैंक हैं। बाकी को भी फ़ायदा होगा, ये बात साफ़ है। जिन बैंकों पर, और ये मैं आपको पहले भी शायद कह चुका हूँ कि हर इस ब्रोकरेज हाउस की या हर रिसर्च एजेंसी की अलग टर्मिनोलॉजी होती है। मॉर्गन स्टैनले
ओवरवेट और अंडरवेट, ओवरवेट, इक्वल वेट और अंडरवेट ये यूज़ करता है। ओवरवेट का अर्थ होता है कि वो बुलिश हैं, वो इसमें अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, इस पर और पैसा डालना चाहते हैं इस स्टॉक में। इक्वल वेट का मतलब जो है ठीक है, ना कम करेंगे ना ज़्यादा। अंडरवेट का अर्थ है कि उनको लगता है कि अब इसमें से पैसा निकालना चाहिए, ये कम किया जाना चाहिए इस पे इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ उन्होंने एक लंबी लिस्ट दी है जिसमें वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आईसीआईसीआई बैंक से शुरू करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, फेडरल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बैंक मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या बैंक है, एचबी है या आईबी है। उसके बाद कोटक बैंक है। यहाँ तक ओवरवेट बैंक्स की लिस्ट है। और उसके बाद इक्वल वेट में कोटक बैंक, पीएनबी, आईडीएफसी बैंक अंडरवेट में आ गया है। आईडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और आरबीएल, इनको वो अंडरवेट कह रहे हैं। लेकिन ख़ास बात ये देखिए कि जिन बैंकों को वो अंडरवेट बैंक कह रहे हैं उनको भी, उनके बारे में भी उन्होंने भाव कम नहीं किया है। उसका जो प्राइस टारगेट देख रहे हैं वहाँ हर एक का प्राइस टारगेट बढ़ा हुआ है। जिस बैंक पे वो सबसे नीचे जिसका नाम लेते हैं, आरबीएल बैंक का इस प्रायोरिटी लिस्ट में, उसको अभी तक वो 95 रुपये का प्राइस टारगेट दे रहे थे, अब नया प्राइस टारगेट उसका 115 रुपये दिख रहा है। कुल मिला के पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए माहौल सुधरने जा रहा है, ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है। उसमें कौन सा बैंक उनको ज़्यादा पसंद है, कौन सा बैंक कम पसंद है, ये एक अलग बात है। लेकिन और ये वो वक्त है, अब ये ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं वो कौन से शेयर होंगे जिनको लंबे समय के लिए ख़रीदना चाहिए, जिनमें आज पैसा डालें तो लंबे समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरा ख्याल है ये रिपोर्ट ऐसे लोगों को एक रास्ता दिखाती है। इस रास्ते पर आपको चलना है कि नहीं, इसका फैसला करने के लिए आपको अपनी आर्थिक स्थिति देखनी होगी, अपने गोल्स देखने होंगे और फिर ये देखना होगा कि ये रिपोर्ट और आपके गोल्स कहाँ तक मैच करते हैं, कितनी दूर आप इस रास्ते पर चलते हैं और कहाँ से आपका रास्ता अलग होना है। उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता ये है कि आप अपने भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लें। लेकिन अभी यहाँ उम्मीद दिख रही है, और अगर ये जो राह दिखाई गई है आप इस पे और आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको उम्मीद के और दरवाजे दिखेंगे। यानी कि अब इसके बाद और सेक्टर्स से रिपोर्ट्स आएंगी, कुछ कंपनियों के नाम आएंगे जिनका भविष्य बेहतर हो सकता है, जहां पैसा लगाने वालों का भविष्य सुरक्षित और बेहतर दोनों हो सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा बारीकी से अध्ययन भी करना पड़ेगा, आँख कान भी खुले रखने पड़ेंगे और भरोसेमंद सलाहकार आपके पास होना चाहिए, ये पक्का समझ लीजिए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।